दोस्तों, के पास जो पेशेंट्स आते हैं उन्हें काफ़ी लोगों को तो ये पता रहता है कि आईवीएफ एक वर्ड यूज़ होता है जिसे लोग डरते हैं ओएचएसएस। तो आखिर ओएचएसएस होता क्या है? मैं डॉक्टर हिमांशु रॉय सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना कार्यरत हूँ। हम लोग आज एक आईवीएफ के खतरनाक एस्पेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं ओएचएसएस। दोस्तों, ओएचएसएस एक इंग्लिश वर्ड का एक्रोनिम है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। आपको पता होगा कि आईवीएफ जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग का एम रहता है कि जो आईवीएफ करने के समय औरत को दवाएं दी जाती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एग्स बने, और एग्स जब निकलते हैं तो उन्हें हम लोग फर्टिलाइज करते हैं हस्बैंड के स्पर्म के साथ, और जो एम्ब्रियोज बनते हैं उसे वापस डालते हैं। तो हर जो एग निकलता है जरूरी नहीं कि हर एक एग एम्ब्रियो बन जाए और उससे प्रेगनेंसी हो जाए। इसीलिए ज्यादा एग्स अगर रहते हैं तो ज्यादा एम्ब्रियोज बनने के चांसेस रहते हैं, और ज्यादा एम्ब्रियोज अगर ट्रांसफर किए जाएं तो प्रेगनेंसी होने की भी संभावना बढ़ जाती है। अगर नहीं भी ज्यादा अगर एम्ब्रियोज हम लोग डालें तभी भी अगर केवल एक एग रहे या दो एग रहे तो उससे एम्ब्रियोज बनेंगे कि नहीं, ब्लास्टोसिस फॉर्म होगा कि नहीं, ये पता नहीं रहता है। तो एम यूजुअली रहता है आईवीएफ में कि 10 से 15 एग्स बने, ताकि 5 एग से अमूमन एक एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस। तो 2 से 3 एम्ब्रियो रहता है तो हम लोग को रहता है कि नहीं, ठीक है, प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। लेकिन ये जो इस काम को करने के लिए ओवरीज को नेचुरली तो एक ही एग बनता है किसी भी औरत में अगर छोड़ दिया जाए तो। जब दवाएं दी जाती हैं तो ओवेरियन स्टिमुलेशन उसको बोलते हैं, और कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन किया जाता है, सीओएस उसको बोलते हैं। सीओएस जब किया जाता है तो बॉडी का रिस्पॉन्स अलग अलग टाइप से होता है, अलग अलग ऑर्गन, और जो दवाएं भी रहती हैं वो दवाएं का भी कैसे वो प्रिजर्व की गई हैं, कितनी फ्रेश हैं, कहाँ से वो लाई गई हैं दवाएं। बिकॉज ये जो भी हॉर्मोन्स होते हैं वो या तो रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से बने रहते हैं, जिसे रिकॉम्बिनेंट एब्सेस हम लोग बोलते हैं, जेनेटिक मेथड से, जो आइडियली बिल्कुल एक तरह का प्रभाव हमेशा रहता है। और दूसरी जो दवाएं रहती है उसे हम लोग एचएमजी बोलते हैं, ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन, क्योंकि मेनोपॉजल जो औरत रहती है, 50 से ज्यादा की औरत जिनका मासिक छूट गया हो, उसमें ये हार्मोन्स का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो उनके यूरिन से उस हार्मोन्स को निकाला जाता है। तो ये यूरिन जो होता है अलग अलग देश की महिलाओं से, कभी चाइना से, कभी जर्मनी से, कभी कोरिया से, कभी अलग अलग देशों से वो बैच आता है यूरिन का, जिसमें से कि इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन हार्मोन्स को। तो जरूरी नहीं है अलग अलग देश की औरतों में बिल्कुल एक ही तरह का वो हार्मोन आप जानते हैं कि इसके अलग अलग जो प्रोटीन एक टाइप का होता है ग्लाइकोप्रोटीन, और इसकी संरचना जो होती है उसमें आइसोमर्स उसको कहा जाता है, जो थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। तो कौन से थोड़ी सी भिन्नता के चलते वो स्टिमुलेशन जो होता है एक ओवरीज का, वो कितना बदल सकता है, ये हमेशा पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी यूरिनरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बैच टू बैच वेरिएशन होता है। एक बैच का जो प्रोडक्ट रहता है वो जरूरी नहीं है उतना ही इफेक्टिव हो जितना कि कोई दूसरे बैच का। कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, कोई बहुत कम हो सकता है, जबकि रिकॉम्बिनेंट एफएसएच में बैच टू बैच वेरिएबिलिटी नॉर्मली नहीं होता है। तो इस तरह से उसी तरह औरत भी जो होती है, यंग है कि ओल्ड है, यंग औरत जो होती है हाइपर रिस्पॉन्सिव होती है, जो एल्डरली लेडी रहती है 35 के बाद उसमें लो रिस्पॉन्स आता है। उसके अलावा हिस्ट्री आपका कैसा है, पहले जो दवाएं दी गई हैं टैबलेट से ही आपके कितने एक्स बन रहा है, तो ये सब अलग अलग बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है बीमारी। अब बीमारियों में जो ओएचएसएस होता है उसका सीधा सीधी रिलेशनशिप जो होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसमें कि औरत के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, और उसमें जो दो हार्मोन्स होते हैं एफएसएच और एलएच, एग्स को बनाने और उसे रप्चर, जो एग्स को रप्चर करने का जो हार्मोन होता है उसका लेवल चेंज रहता है, और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक औरतों में प्रॉब्लम रहता है। और ये सब औरत जो रहती है या लड़की जो ये दे आर वेरी वेरी हाईली सेंसिटिव टू दिस स्टिमुलेशन। जो स्टिमुलेट हम लोग करते हैं उसको कंट्रोल्ड जो ओवेरियन स्टिमुलेशन हम लोग अपने आप की ओर से करना चाहते हैं, तो इन औरतों में कभी कभी एग्स बिल्कुल नहीं बनते हैं, और जब बनना शुरू होते हैं तो पता चलता है कि विस्फोट हो गया और बहुत सारे एग्स बनते हैं। अगर बहुत सारे एग्स जो बनते हैं इसे ही हम लोग हाइपर स्टिमुलेशन बोलते हैं, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन। और ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन ऐसे तो किसी भी बीमारी में अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी किसी औरत को हो, ड्यूअल फैक्टर जो हो, या हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म हो, अलग अलग एंडोमेट्रियोसिस हो, किसी में भी हाइपर स्टिमुलेशन हो सकता है अगर दवा की मात्रा थोड़ी ज्यादा दे दी जाए तब। लेकिन पीसीओएस एक
ऐसी खास ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होती हैं जो कि बहुत कम मात्रा में दवा जो दी जाती है। जैसे नॉर्मली 30 से 35 इयर्स ओल्ड लेडी में हम लोग 225 यूनिट HMG या FSH डेली देना पसंद करते हैं। लेकिन जो PCOD की लेडी की कोई औरत होगी तो उसे मात्र 150 या 100 या इवन 75 यूनिट भी अगर डेली दिया जाए तो पता चलता है कि एक बार में 30, 40 या 50 एग्स बन गए। और इतने सारे जब एग्स का डेवलपमेंट पेट के अंदर होता है तो वो ओवरीज बहुत बड़ी हो जाती है। इससे ही ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन नहीं बल्कि उसके बाद उसमें क्या होता है कि हम लोग के बॉडी में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिससे कि बॉडी के जितने वेसल्स होते हैं वो वेसल्स में जो अंदर में पानी को खींच के रखने की क्षमता हो जाती है रहती है नॉर्मली। तो इन वेसल्स के दीवारों में कुछ ऐसा हो जाता है केमिकल्स के चलते जिससे कि दीवार से वो पानी जो ब्लड वेसल के अंदर होना चाहिए वो बाहर निकलने लगता है और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जैसे कि पेट के अंदर वो पानी जमा होने लगता है, पेट फूलने लगता है जिसे एसाइटिस कहते हैं। और कभी कभी ये पेट इतना ज्यादा फूल जाता है कि वो सांस लेने में भी दिक्कत करने लगता है इसे डायफ्राम पे प्रेशर के चलते। और कभी कभी ये पानी फेफड़ों में भी चला जाता है और फेफड़ों में पल्मोनरी इडिमा जिसको बोलते हैं और उसके चलते ऑक्सीजन का जो और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ब्लड वेसल से जो पानी निकल जाता है बाहर तो जो ब्लड के जो बाकी कंपोनेंट होते हैं वो कंसंट्रेट हो जाते हैं, ब्लड गाढ़ा हो जाता है और वो थक्का बनने लगता है जिसे थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं और एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट्स को काफी ज्यादा दिक्कत होती है, उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है ताकि उसके ब्लड के फ्लो को हम लोग मेंटेन कर सके, एयर एक्सचेंज को हम लोग मेंटेन कर सके, प्रेशर जो पड़ रहा है उसे ठीक करने के लिए हम लोग को पेट में से पानी निकालना पड़ता है। तो ये सब जब प्रॉब्लम हो जाता है तो उसे ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम बोलते हैं। नॉट ओनली हाइपरस्टिमुलेशन बट हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, और ये टिपिकली पीसीओडी के पेशेंट्स में ही पाया जाता है। तो इसे बचाने के लिए हम लोग को पहले से काफी सतर्क रहना पड़ता है कि जब पेशेंट्स का हम लोग आती है मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए तो उसमें पीसीओडी का फीचर है कि नहीं, हार्मोन से, एग्जामिनेशन से, हिस्ट्री से ये सब हम लोग को पता लगाना रहता है। उसमें हम लोग उसका हिस्ट्री स्टिमुलेशन का क्या रहा है बहुत सोच समझ के बहुत लो डोज से उसका स्टिमुलेशन शुरू किया जाता है और धीरे धीरे जरूरत पड़े तो बढ़ाया जाता है। और पिकअप करने के समय भी ध्यान रखा जाता है कि सब एग्स को बाहर निकाल लिया जाए। और एक जो दवाएं अलग अलग तरह की दी जाती है इसमें एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल जो होता है वो सेफ रहता है। एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल में हम लोग जो देते हैं दवाएं उसमें हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम होने का डर कम रहता है। जो फाइनल ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है एग्स को मैच्योर होने के लिए जो नॉर्मली हम लोग एचसीजी का इंजेक्शन देते हैं इसमें हम लोग दूसरा इंजेक्शन ट्रिगर देते हैं जिसे जीएनआरएच एगोनिस्ट ट्रिगर बोलते हैं। और ट्रिगर देने के बाद जो एग्स को निकाला जाता है नॉर्मली हम लोग जो 5 दिन के बाद इसमें वापस एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं। पीसीओडी के पेशेंट्स में अगर थोड़ा भी उस टाइप का लगता है कि उस टाइप का फीचर दिख रहा है तो हम लोग ट्रांसफर बिल्कुल नहीं करते हैं कि जितने भी एम्ब्रियोज फॉर्म्ड रहते हैं उन सब एम्ब्रियोज को फ्रीज कर लिया जाता है और उस कंडीशन को पहले हम लोग मैनेज करते हैं। शुरू से ही एल्ब्यूमिन वगैरह एक होता है पानी एक तरह का जिससे कि ब्लड वेसल्स में जो पानी को वो खींच के रखता है बाहर नहीं जाने देता है। हिपेरिन जो ब्लड थिनर्स कोविड केस में भी यूज किया जाता था वो दिया जाता है कि ब्लड का थक्का नहीं जमे। कैबरगोलिन एक करके एक मेडिसिन होता है वो दिया जाता है जिससे कि जो ब्लड वेसल्स का जो छिद्र फैल रहे हैं उसको बचाया जा सके। और भी दवाओं का यूज जीएनआरएच एंटागोनिस्ट का यूज किया जाता है। तो इन सब दवाओं को देने से और ठीक से इलाज करने से यूजुअली पीसीओडी में ऐसा ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम होने की संभावना काफी कम हो जाती है, नहीं के बराबर हो जाती है। बहुत हल्का भी अगर ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम रहा अगर किसी पेशेंट को और हम लोग भूल से अगर उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो प्रेगनेंसी ठहरने पे आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी में से एचसीजी हार्मोन्स निकलना शुरू होता है जो कि ओवरीज को और स्टिमुलेट करते हैं। तो बहुत लोगों को पहले पीसीओडी की पेशेंट्स को जिसमें हम लोगों को उसका ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम जैसा फीचर नहीं रहता है वैसा नहीं भी रहने पे प्रेग्नेंट अगर वो औरत उस साइकिल में हो गई तो उसे एचसीजी के चलते दोबारा लेट प्रेजेंटेशन हाइपरस्टिमुलेशन का हम लोग को मिलता है और पेशेंट बाद में फिर सीरियस हो जाती है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि मैनेज करने पे भी वो लगता है कि नहीं हाथ से बाहर निकल रहा है तब हम लोग को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी करना पड़ता है। तो अच्छा यही रहता है कि थोड़ा भी अगर उसका फीचर रहे तो हम लोग एम्ब्रियोज को फ्रीज कर लें बिकॉज कभी कभी ये कंडीशन जो होता है अगर प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाए तो घातक भी हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स पीसीओडी के एग पिकअप कराने के बाद अपने घर चले जाते हैं और उन्हें उल्टी गैस ये सब समस्या होती है और कहीं पे भी जाते हैं लोकल डॉक्टर के पास तो आप जानते हैं घरेलू नुस्खे में सबसे पहले पानी चढ़ाया जाता है। तो ये बिल्कुल पीसीओडी में और जान मारने वाली बात हो जाती है। पीसीओडी में बिल्कुल ही पानी चढ़ाना मना रहता है
और केवल इसका मैनेजमेंट जो डॉक्टर्स जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं या आईसीयू में है, आईसीयू में भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि एक्चुअली वो क्या चीज से डील कर रहे हैं। बहुत जगह बड़े ओवरीज जो रहते हैं, किसी दूसरे जगह हॉस्पिटल में सर्जन के पास चले जाएं तो उन्हें लगता है कि ये ओवरी ही बड़ा है और उसका सर्जरी करने पर लग जाते हैं, जो कि और भी ज्यादा पेशेंट के लिए तकलीफ दे हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन जो सिंड्रोम है, इसका प्रेडिक्ट करना और ट्रीट करना, प्रिकॉशन लेना, ये सब चीजें होती है जो कि जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें पता रहता है कि इसे ठीक से है। तो काफी इसमें संभल के चलने की जरूरत होती है, नहीं तो ये चीज जो घातक हो सकती है। और इन पेशेंट्स में हम लोग जो एम्ब्रियोज फ्रीज करते हैं, जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब सब चीज नॉर्मल रहता है, तब केवल एम्ब्रियोज को हम लोग एंडोमेट्रियम को डेवलप करके केवल उसमें डाल देते हैं, तो उसमें लगभग वो हाइपरस्टिमुलेशन का चांसेस 0% हो जाता है अगर हम लोग फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करें। इस तरह के क्लिनिक जिसमें हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम का ये प्रोटोकॉल रहता है कि पीसीओडी के पेशेंट्स में ऑल फ्रीजिंग ओनली जीएनआरएच एगनिस्ट ट्रिगर, तो इसे ओएचएसएस फ्री क्लिनिक भी बोलते हैं। बाकी भी पेशेंट्स में हम लोग को बच के चलना चाहिए कि नंबर ऑफ एक्स बहुत ज्यादा है, हम लोग को एडवेंचरस नहीं होना चाहिए और हिसाब से ये स्टिमुलेशन देना चाहिए। इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि हम लोग 10-10 एम्ब्रियोज बना लें और एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रख लें। तो हम लोग का एम कभी भी वैसा नहीं रहना चाहिए जिससे कि पेशेंट को फिर मुश्किल। तो दोस्तों, हाइपरस्टिमुलेशन या ओएचएसएस के बारे में मुझे ये जो जानकारी मैंने आपको दी, मुझे उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे, कृपया इस चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको भविष्य में भी